अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में। ये तो हमने बात कर लिया। देखो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है टाइप्स ऑफ इरिगेशन और मेथड ऑफ इरिगेशन में। बहुत बार क्वेश्चन लिखने आता है एग्जाम में कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ इरिगेशन, वो लिख के आ जाता है मेथड ऑफ इरिगेशन। और क्वेश्चन आएगा मेथड ऑफ इरिगेशन तो लिख के आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो। टाइप्स ऑफ इरिगेशन का मतलब ये हुआ इरिगेशन कितने टाइप का होता है, और मेथड ऑफ इरिगेशन का मतलब ये हुआ कि आप खेतों तक पानी कौन कौन मेथड से पहुंचाते हैं। क्लियर समझना। टाइप्स ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या हुआ कि कितने टाइप का इरिगेशन है, सरफेस कर रहे हो कि सब सरफेस कर रहे हो कि लिफ्ट कर रहे हो, पेरेनियल कर रहे हो, नेचुरल कर रहे हो, आर्टिफिशियल कर रहे हो, ये सब टाइप्स है। और मेथड का मतलब क्या होता है, आप कौन से मेथड लगा करके पानी को, वो आपका मेथड है। मेथड कौन सा मेथड लगा करके आप पानी को जो है आपका जो सोर्स ऑफ वाटर है उसको आप खेतों तक पहुंचा रहे हैं। मतलब अपने सोर्स से आप खेत तक पहुंचा रहे हैं पानी, या अपने लैंड तक पानी पहुंचा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। समझ गए बात? क्लियर है? ठीक है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इस पर थोड़ा सा आप फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। अगर प्रॉब्लम अभी भी है तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में। आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला जो हमारा मेथड है इसको फ्री और ऑर्डिनरी फ्लडिंग भी बोलते हैं। फ्री और ऑर्डिनरी फ्लडिंग, इसमें क्या होता है, ये इट इज ए वाइल्ड मेथड, इसको वाइल्ड मेथड भी बोल देते हैं कहीं कहीं पे। इसमें क्या होता है, हम पानी क्या करते हैं ग्राउंड में छोड़ते हैं और बिना रोक टोक के उसको खेतों तक जाने देते हैं। ठीक है। देख सके आपको डायग्राम में ऑलरेडी दिख रहा है कि देखो ये यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर है, दिख रहा है आपको डायग्राम में। और ये सोर्स ऑफ वाटर जो आपको पानी आ रहा है, आपने जो पानी छोड़ा है वहां से ट्यूबवेल से या फिर कोई कैनाल से पानी आपने छोड़ा, और क्या हुआ वाटर, वो वाटर आपका इन खेतों तक पहुंच रहा है। देखो इन खेतों तक पानी जा रही है, और इसमें आपने देखा होगा कि पूरा फ्री फ्लडिंग है। तो फ्री फ्लडिंग जनरली इसमें क्या होता है, इसमें हम वाटर को रेगुलेट नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट लैंड तक जाने देते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी जो आपका वाटर है वो पूरे लैंड में फैल जाती है। तो इसीलिए इसको वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं हम लोग। इसमें हम लोग वाइल्ड फ्लडिंग, वाइल्ड क्यों बोलते हैं, वाइल्ड टर्म क्यों आता है, क्योंकि कहीं भी पानी फैलता है आपका। और इस तरह का जनरली जो हम लोग फ्री फ्लडिंग करते हैं वो पता है कहाँ करते हैं हम लोग फ्री फ्लडिंग। हम लोग फ्री फ्लडिंग दो ही कंडीशन में करते हैं, या तो आपका धान की खेती जब आप करते हैं, धान समझते हैं ना, राइस, चावल जो आप खाते हैं, जब चावल का खेती किया जाता है तो वहाँ पे चावल को बहुत ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे आपको पानी देना पड़ता है। तो वहाँ पे जब आप इरिगेशन करते हैं तो किस टाइप का इरिगेशन करते हैं आप, वहाँ पे किस तरह का इरिगेशन करते हैं, टाइप नहीं करना, मेथड, कौन से मेथड से आप इरिगेशन करते हैं वहाँ पे हम लोग करते हैं फ्री फ्लडिंग करते हैं। कौन सा फ्लडिंग, फ्री फ्लडिंग या फिर वाइल्ड फ्लडिंग। इट इज अ मेथड ऑफ वाइल्ड फ्लडिंग इन विच द फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट कंट्रोल्ड। इसमें फ्लो ऑफ वाटर को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, बस फ्लो होने देते हैं। मेथड इज सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होता है जैसे कि राइस, उसके लिए सुटेबल मेथड है। ठीक है। समटाइम्स कभी कभी हम लोग पहाड़ों में भी फ्री फ्लडिंग यूज कर लेते हैं। रीजन पता है क्यों, क्योंकि पहाड़ में ऑलरेडी स्लोपिंग ग्राउंड होता है। पहाड़ में आप कभी जमीन देखना, उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल वगैरह में जो भी पहाड़ी स्टेट है वहाँ की ज़मीनें देखना, तो वो ऐसे रहती है स्लोपिंग में, है ना। तो कुछ क्रॉप्स में, वहाँ भी सारे क्रॉप्स के लिए नहीं, इसको एक सर्टेन रूल मत मानना, वहाँ पे उसका एक अलग मेथड होता है इरिगेशन का, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन कुछ क्रॉप्स वहाँ पे अगर धान वान लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से फ्री फ्लडिंग कर देते हैं। तो ड्यू टू हेल्प स्लोप के कारण वाटर जो है हर एक पॉइंट तक आसानी से पहुँच जाता है। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है पहाड़ों वाले रीजन में, क्या, वो इरोजन भी कर लेती है, सॉइल इरोजन करके चली जाती है। अगर फ्री फ्लडिंग आप करोगे तो सॉइल इरोजन होने का भी चांस रहता है। सॉइल इरोजन मतलब समझ, तो वो मिट्टी बहा के ले गई, तो जो आपका खेती होता है उसका जो उपजाऊ मिट्टी होता है, जो फर्टाइल सॉइल होता है, वो कुछ ही सेंटीमीटर तक होता है। ऐसा नहीं कि आप जमीन के बहुत नीचे तक, जैसे आप फसल लगाओगे और आपका फसल हो जाएगा, नहीं, कुछ ही सेंटीमीटर तक थिकनेस रखो मिट्टी का, जो कि उपजाऊ होता है, जो कि फर्टाइल लैंड होता है ना। इसीलिए जब आप देखते होगे, जब ईंट वगैरह, ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए लोग जल्दी से आसानी से जमीन नहीं देते, क्योंकि जिस जमीन से ब्रिक के लिए मिट्टी ले ली जाती है उस जमीन पर फिर कोई खेती नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आपका है ये देखो, नेक्स्ट आपका है बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये देखो आपका चैनल है, फील्ड चैनल है, जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, और हमने क्या काम किया है, यहाँ पे बॉर्डर बना दिया। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये हम इसके थ्रू वाटर लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका ड्रेन है, ये आपके यहाँ पे ड्रेन, हमने छोटे छोटे से बॉर्डर बना दिए हैं। तो इसको पढ़ना, इन दिस मेथड द लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप। तो हमने लैंड को अलग अलग स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। एक स्ट्रिप ये है आपका, दूसरा स्ट्रिप ये है, तीसरा स्ट्रिप ये है। इस तरीके से हमने स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया लैंड को, और नंबर ऑफ स्ट्रिप सेपरेटेड बाय लो लीव्स। और ये इसमें देखो, इसमें हमने क्या किया, जैसे ये हमारा मेन चैनल था जहां से पानी जा रहा था, और वहां से हमने एक नया
पाइप लगा दिया, फिर स्ट्रिप बना दिया। स्ट्रिप मतलब लो लेवल मेड़ बना देते हैं ना पानी ले जाने के लिए, मेड़ बना दिया हमने, वो मेड़ बना दिया और यहाँ से पानी ऐसे लेकर के जा रहे हैं। ये कहाँ तक अप्लाई होगा? इस पूरे लैंड पे अप्लाई होगा। तो जो हम डायमेंशन लेते हैं स्ट्रिप का, जो हम बनाते हैं लैंड स्ट्रिप बनाते हैं, उसका डायमेंशन क्या होता है ये देख लो। ये होता है आपका 10 to 20 मीटर, 10 से 20 मीटर तक होता है, या 15 मीटर भी कहीं कहीं ले लेते हैं, लेकिन जनरली जो स्टैंडर्ड है वो है 10 to 20 मीटर। और ये जो लंबाई होती है, ये लंबाई होती है 100 से 400 मीटर तक की, ठीक है, 100 से 400 मीटर तक की लंबाई रहती है ये, है ना। और इट इज सुटेबल फॉर वेट फॉडर etc। ये किसके लिए सुटेबल है? जहां पे आप गेहूं की खेती करते हैं, वेट की खेती करते हैं, गेहूं और वेट समझते हो ना, उसकी खेती जब आप करते हैं तो इसी तरह के हम लोग सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट आपका है चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग सिमिलर है बॉर्डर फ्लडिंग जैसा ही, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। और थोड़ा अंतर क्या है कि इसमें हम लोग चेक बेसिन लगाते हैं। इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? चेक बेसिन लगा देते हैं। तो चेक बेसिन में क्या, देखो यहाँ पे, इसको यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे देखो, आसानी से समझ जाओगे। इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ पे ये स्ट्रिप बनाया, लैंड का स्ट्रिप बनाया, और यहाँ से तुम पानी लेके जा रहे हो, ठीक है। अब ये सपोज करो ये पानी भर गया, तो तुम्हारे पास रोकने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट पानी जा रहा है, तुम इसको रोक भी नहीं सकते हो। तो ये जब तक फ्लो इसमें इरिगेशन हो रहा है तब तक हो रहा है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो ये मेन डिच है, मेन आपका डिच मतलब मेन जो आपका कैनाल से पानी आपने लाया, और मेन नाला जो कह सकते हो, नाला नहीं एक तरह से कह सकते हो, मेन जो मेड़ है जिससे पानी आप लेके जा रहे हो, एक मेन डिच हो गया। और उस मेन डिच से हमने क्या किया है, सब डिच बना दिया है छोटे छोटे से। अब हम लोग चेक करते हुए, जैसे पहले देखेंगे कि इस वाले लैंड में ये जो प्लॉट है आपका, इस प्लॉट में खेत आपका पानी आ गया, ठीक है। अब पीछे से चलते हैं हम लोग, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से प्लॉट में पानी आ गया, फिर आपने क्या किया, इसको रोक दिया, अब इसका पानी रोका, अब इसको हम पानी जाने दिया, अब इसमें पानी हो गया, तो फिर इसमें खत्म, रोक दिया आपने, फिर आपने इसमें पानी जाने दिया। फिर इस तरीके से आप चेक करते हुए, मतलब आप चेक करते हुए पानी जो है हर एक प्लॉट तक पहुंचाते हैं। तो सब्सिडरी डिच जो आपका देख रहे हो, सब्सिडरी डिच हुआ, ये जो मेन डिच हुआ, इससे आप पानी लेकर के जाते हैं और चेक करते हुए, हर एक प्लॉट को चेक करते हुए, एक प्लॉट में अगर हो गया इरिगेशन तो उसको उसमें आप बंद कर देंगे, फिर नेक्स्ट प्लॉट में पानी जाने देंगे, फिर उसमें हो जाएगा, फिर उसको रोक करके नेक्स्ट वाले प्लॉट में पानी जाने देंगे। तो इस तरीके से आप चेक करते हुए, मतलब बेसिन को आप चेक करते हुए वाटर को आगे तक पहुंचाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं चेक बेसिन फ्लडिंग। इट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी फ्लडिंग। ये जो आपका ऑर्डिनरी फ्लडिंग था, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग था, उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है। अब इसमें फायदा क्या होता है कि आपका पानी जो है कंट्रोल वे में जाता है, आपका फ्लो कंट्रोल्ड वे में जाता है, वो आपके कंट्रोल में है। आपको जिस सपोज करो किसी बॉर्डर में आपको पानी नहीं पहुंचाना है, तो आप वहां तक पानी नहीं भी पहुंचा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने लगा रखा है चेक स्ट्रिप, ठीक है। तो ऑर्डिनरी फ्लडिंग इन विच फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय डिवाइडिंग द होल एरिया इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स। आपने होल एरिया को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ लिप्स एंड बॉर्डर। किसके हेल्प से? लिप्स और बॉर्डर के हेल्प से, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो आपने बॉर्डर फ्लडिंग में क्या था कि आपने बॉर्डर बनाया और वाटर को हर एक स्ट्रिप तक पहुंचा दिया, और उसमें आपकी जो फूड किसके लिए कर रहे थे आप? वेट के लिए, फॉडर क्रॉप के लिए कर रहे थे। लेकिन चेक बेसिन में थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है बॉर्डर का ही, जो बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन है उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है हमारा चेक बेसिन फ्लडिंग। क्लियर है? अब समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बात करते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन ऑफ फील्ड। अब जो बॉर्डर इरिगेशन हमने पढ़ा उसमें एक टाइम पीरियड का आता है कि कितना टाइम चाहिए आपके वाटर को पहुंचाने के लिए, इरिगेशन करने के लिए फील्ड तक, ठीक है। तो उसका एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन को देख लो, बस इस फॉर्मूला की याद रखना। T इक्वल टू होता है y/f ln Q/Q माइनस a/f। टाइम का एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, टाइम का एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसका एक फॉर्मूला निकल के आता है टाइम के लिए। तो इसको ध्यान रखना क्योंकि इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है। इसका टर्म क्या है? T इक्वल टू y/f ln Q/a/f। तो एक T क्या है आपका? सबसे पहले y देख लो। तो y क्या है? इज एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर। y आपका एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर, जो जिस डेप्थ तक वाटर आपका सॉइल में अप्लाई होगा। f क्या है? इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को लेकर के घबराओ नहीं, इसका पूरा चैप्टर हम लोग जब हाइड्रोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और m क्या है? m बाकी क्या है आपका? एरिया। ये क्या है? ये आपका एरिया है, मैक्सिमम एरिया विच कैन बी इरिगेटेड। और Q क्या है आपका? डिस्चार्ज। Q आपका डिस्चार्ज है। अब अगर यहाँ से हमको एरिया निकालना हो तो एरिया का एक फॉर्मूला और होता है मैक्सिमम एरिया की। अगर हम बात करें तो Q/F के रिलेशन से आप एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो। इसको अगर आपने लॉग का फॉर्म चेंज कर दोगे तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.303, ठीक है, y/f log 10। देखो ln को आपने क्या किया? log 10 में बदल दिया, तो ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी सब कुछ सेम ही है, Q - a/f। तो चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी अपने नोटबुक में वीडियो पॉज करके
ऐड कर लेना, ठीक है, यहाँ पे साथ साथ आपको याद रहेगा। तो आप ln को लॉग में चेंज करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन एक छोटा सा, इसमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेशन अ स्ट्रिप ऑफ लैंड 0.06 हेक्टेयर इन एरिया फ्रॉम ट्यूबवेल with a discharge of 0.01 cubic. The infiltration capacity of the soil may be taken as 4 cm per hour and the average depth of flow on the field as 10 cm. तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, आपको टाइम फाइंड आउट करना है कि कितना देर में इरिगेशन हो जाएगा। अगर एक बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग हम कर रहे हैं, बॉर्डर इरिगेशन हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें लैंड का जो एरिया दे दिया आपको 0.06 हेक्टेयर दिया हुआ है, ठीक है, और डिस्चार्ज जो दिया हुआ, जो ट्यूबवेल से वाटर निकाला जा रहा है उसका डिस्चार्ज दिया हुआ 0.01 क्यूमेक। तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बताइए, टाइम बताइए हमको कि कितना समय लगेगा अगर आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी दिया हुआ हो 4 सेंटीमीटर पर आवर एंड द एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ फील्ड इज 10 सेंटीमीटर। तो अब जरा अभी थोड़ा देर पहले ही आपने फॉर्मूला पढ़ा टाइम के लिए, देखो क्या पढ़ा फॉर्मूला तुमने कि T इक्वल टू 2.303 YF log 10 Q ऑन Q माइनस A इंटू F। यही तो पढ़ा आपने फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले, जस्ट अगर हम थोड़ा देर पहले की बात करें तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। गिवन है सबसे पहला चीज एरिया लिख लो, तो एरिया कितना दिया हुआ है आपको 0.06 हेक्टेयर। आप जरा याद करो, मैंने जब कभी आपको सर्वे पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कन्वर्जन ऑफ एरिया। मैंने उस समय कहा भी था कि जब आप इरिगेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे सब कन्वर्जन बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो हेक्टेयर को सबसे पहले तो आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर स्क्वायर में, और उसका टेक्निक क्या है, आप इसको 10.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एरिया हो गया 600 मीटर स्क्वायर। अब आपको डिस्चार्ज दिया हुआ यानी क्यू की दिया हुआ आपको 0.01, और क्या दिया हुआ आपको y दिया हुआ है, y कितना दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, और f भी दिया हुआ है आपको, f कितना दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर पर आवर। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सब वैल्यू को पुट करना है और आपको t की वैल्यू निकाल देना है। तो t इक्वल टू पुट करो 2.303 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 10 और यहाँ पे f की वैल्यू है 4। अब यहाँ पे देखना इरिगेशन अब शुरू हो गया है, यूनिट का बहुत खेल चलेगा यहाँ। तो देखो यहाँ पे y भी सेंटीमीटर में था, f भी सेंटीमीटर था, इसलिए हम एज इट इज पुट कर दिए क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगेन हमने यहाँ पे क्या लिया log 10, ठीक है, और q हम मीटर क्यूब में जो दिया हुआ है, क्यूमेक क्या होता है आपका मीटर क्यूब पर सेकंड, क्यूमेक का मतलब क्या होता है मीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसको आप मीटर क्यूब पर सेकंड में ही पुट करते हैं। और जो टाइम की वैल्यू आती है वो आवर में आती है, ध्यान रखना इस फॉर्मूले में जो टाइम का आंसर आएगा वो आवर में आएगा। अगेन नीचे में क्या फॉर्मूले में फिर क्यू है, तो क्यू फिर से 0.01 और माइनस के एरिया, तो एरिया कितना है आपका 600 मीटर स्क्वायर में हमने चेंज कर लिया ऑलरेडी इसको, और एफ कितना है आपका 4 सेंटीमीटर पर आवर। अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर आवर है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि सारा टर्म अब मीटर में चल रहा है। तो 0.01 और आवर को सेकंड में, क्योंकि ये जो आपका डिस्चार्ज है किसमें है, मीटर क्यूब पर सेकंड में है, तो ये सेंटीमीटर पर आवर को भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए अगेन 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आप जरा इसको सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। तो देखो यहाँ पे 160 से तो 160 चला जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, ठीक है, ऊपर में बचेगा 0.01/6। तो जब इसको पूरे कैलकुलेट कर लोगे तो टी की वैल्यू जो आता है, टी आता है आपका 2.74 आवर, कैलकुलेट कर लेना। चलो तो इसको नोट कर लो आप लोग। जो नेक्स्ट मेथड है इरिगेशन का, कौन सा मेथड है, कंटूर मेथड, कंटूर बॉर्डर, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, कंटूर आपने पढ़ा था ऑलरेडी सर्वे में, ध्यान रखिए कंटूर क्या होता था। उसमें कंटूर में हम क्या करते थे, आरएल के हिसाब से लैंड को प्लॉट करते थे। आरएल मतलब कितना एलिवेशन है, उस एलिवेशन के हिसाब से हम लैंड प्लॉट करते थे। तो कंटूर में जब अंदर की वैल्यू इनर वैल्यू ज्यादा होती थी, वो कैसा लैंड होता था हमारा, एलिवेटेड लैंड होता था, ठीक है, हिल होता था। और अगर अंदर की वैल्यू कम होती तो वो डिप्रेशन हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंटूर के अकॉर्डिंग फ्लडिंग करते हैं। इन दिस मेथड बॉर्डर आर मेड अलोंग कंटूर आउट इन हिली एरिया। तो जो बॉर्डर है वो किसके अकॉर्डिंग मेड कर बनाते हैं हम लोग कंटूर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बोला था कि जब हम लोग हिली एरिया में इरिगेशन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग कंटूर फ्लडिंग करें, कंटूर इरिगेशन करते हैं, या कंटूर बॉर्डर मेथड बोलते हैं, या फिर कंटूर बॉर्डर इरिगेशन बोल देते हैं। तो वो वाला हम लोग करेंगे जहाँ पे स्टेप फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जहाँ सीढ़ी नुमा खेती होती है, जहाँ कहाँ होती है, ज़्यादातर ये हिली एरिया में, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे इस तरह की खेती की जाती है। स्टेप बाय स्टेप
लाइन को बनाया जाता है और पानी को कहाँ से, ऊंचाई से नीचाई तक लेकर के जाया जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे कंटूर के एलोंग बनाते हो। कंटूर में क्या होता है, पहले ऊंचा फिर नीचे, इस तरीके से कंटूर आपने पढ़ा है ऑलरेडी सर्वे में, आप समझ रहे हो, ठीक है। एलोंग द कंटूर इन हिल एरिया टू रिड्यूस द रन ऑफ लॉसेज इन दिस फील्ड, इट इज स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर फाइन सॉइल टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड परकुलेशन, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग। स्टेप और टेरेस मतलब, स्टेप फार्मिंग मतलब जो सीढ़ी नुमा हम लोग खेती करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ऐसे लैंड होता है हमारा, एक लैंड यहाँ होगा, एक ऐसे होगा, फिर इसके नीचे होगा, इस तरीके से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आपको उत्तराखंड, हिमाचल या फिर कोई पहाड़ी स्टेट है वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिंग बेसिन फ्लडिंग। इसमें क्या होता है, इट इज स्पेशली एडोप्टेड फॉर ऑर्चर्ड ट्री, जो ऑर्चर्ड ट्री होती है उसके लिए स्पेशली इसको किया जाता है। विच इज स्मॉल बेसिन, छोटा छोटा बेसिन बना लेते हैं, छोटा छोटा सा बेसिन बना लेते हैं, ऑर्चर्ड ट्री होती है, ठीक है। ये इंग्लैंड वगैरह में ऑर्चर्ड ट्री पाया जाता है। बेसिन आर मेड अराउंड द स्टीम ऑफ ट्री, जहाँ जहाँ पे पेड़ होता है वहाँ पे हम मेड़ बना देते हैं। जैसे अपने तरफ आम की खेती नहीं करते, हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे पेड़ होता है वहाँ पे मेड़ बना लेते हैं, वहाँ पे सिर्फ पानी डालते हैं, बाकी जगह छोड़ देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिंग बेसिन फ्लडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो फ्यूरो इरिगेशन। फ्यूरो इरिगेशन क्या होता है, आपने आलू की खेती होते हुए देखा होगा। आलू की खेती में क्या होता है, इस तरीके से मेड़ बनाती है, जहाँ जहाँ पे आलू लगती है वहाँ पे मेड़ ऐसे बन जाता है। या फिर गन्ने की खेती होते हुए देखा होगा आपने, तो ऐसे मेड़ लगा दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो बीच का जो पोर्शन बचता है उसमें पानी सिर्फ दिया जाता है। यहाँ पे इन पे नहीं, इन जो मेड़ बना हुआ है इसे जो ऊंचाई में, इसमें नहीं, सिर्फ इस बीच वाले मेरे में पानी हम लोग देते हैं, ठीक है। जो ऊंचाई वाला रहता है उसको रिज बोलते हैं हम लोग, और उसमें ऐसे क्या रहता है, उसमें आलू लगा रहता है या फिर शुगर केन लगा रहता है, जो आपका गन्ना खाते हो, ठीक है। तो इस तरह का खेतों के लिए हम लोग कौन सा इरिगेशन करते हैं, फ्यूरो इरिगेशन। तो फ्यूरो इरिगेशन क्या होता है, द फ्यूरो मेथड ऑफ इरिगेशन इज वेरी मच यूज्ड फॉर रो क्रॉप्स, जो रो में लगाई जाती है जिस क्रॉप्स को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मेज, मक्का, ज्वार, शुगर केन, कॉटन, टोबैको, ग्राउंडनट, पोटैटोज, ये सब के लिए हम लोग फ्यूरो इरिगेशन करते हैं। फ्यूरो इरिगेशन हम लोग करते हैं। इन दिस मेथड ओनली 1/2 और 1/5 ऑफ द सरफेस इज वेटेड, सिर्फ 1/5 सरफेस ही वेट होता है, बाकी सरफेस आपका वेटेड नहीं होता है इस इरिगेशन में। 10 इवेपोरेशन लॉसेज आर रिड्यूस, इस कारण से इवेपोरेशन लॉस बहुत कम होता है और वाटर जो है इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा अप्लाई हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ फ्यूरो कंसिस्ट ऑफ नैरो डिच। फ्यूरो में क्या होता है, नैरो डिच होता है। देखो जो आपको छोटा छोटा नैरो डिच दिख रहा है, ये नैरो डिच होता है बिटवीन रोज ऑफ प्लांट्स विच कैरी इरिगेशन। जो प्लांट देख रहे हो, इस बीच में प्लांट लगा हुआ है, इसके बीच में डीचेज बने हुए हैं, तो इसमें प्लांट लगे होते हैं और उसके बीच में से वाटर आपका कैरी कर रहा होता है, इरिगेशन वाटर थ्रू इट, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या होता है, एक स्पेशल केस ऑफ इरिगेशन इन विच सिंगल इनलेट इज प्रोवाइडेड एंड द वाटर मूव्स कंटिन्यूअसली थ्रू द सिंगल डिच। एक स्पेशल टाइप का भी फ्यूरो इरिगेशन होता है जिसमें हम सिर्फ सिंगल इनलेट देते हैं, मतलब एक ही तरफ से पानी डालते हैं और वहीं से सारा पानी को डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। नेक्स्ट आपका देखो स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये आपका क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन। अभी जिसका आपने शुरुआत में सबसे पहले डायग्राम देखा था, ये ज़्यादातर आपको पार्क वगैरह में देखने के लिए मिलेगा, या फिर जहाँ अंडुलेटिंग लैंड होगा। अंडुलेटिंग लैंड मतलब समझते हो, कहीं ऊंचाई है, कहीं नीचाई है, फिर ऊंचाई है, फिर नीचाई है, पठारी एरिया, जहाँ पे जैसे कि हरियाणा का कुछ सेक्टर है, हिसार का, जी हिसार हो गया, या फिर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हो गया, या फिर इस तरह का जो एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा पठारी एरिया है, वहाँ पे वाटर जो है, लैंड जो है वो पूरा स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है, या फिर नागपुर का कुछ एरिया या महाराष्ट्र का कुछ एरिया, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे लैंड हमारे यहाँ पे है जहाँ पे क्या होता है, आपका लैंड सरफेस नहीं, पूरा प्लेन नहीं है। तो जब तुम जितने इसके पहले तुमने जितने भी मेथड पढ़े, अब तुम मुझे खुद बताओ कि क्या तुम वहाँ वाटर फ्लडिंग कर पाओगे। अगर अंडुलेटिंग एरिया मतलब ऊंचा नीचा वाला एरिया लैंड है, तो क्या तुम वहाँ पे फ्री फ्लडिंग कर पाओगे, क्या तुम वहाँ पे फ्री इरिगेशन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उस केस में तुमको क्या जरूरत पड़ता है, कैसा, जहाँ तुम ऊपर से वाटर सप्लाई कर सको एक मैकेनिकल प्रोसेस से। मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें पाइप में तुमने पानी फ्लो कराया और वहाँ से अपने आप वाटर जो है सब पौधों पे पड़ते रहे। तो देखो इस तरीके, जैसे पार्क में हम लोग करते हैं, पार्क में तो ऐसे हम लोग इसको इसलिए लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगता है देखने में, और दूसरा हमको ऊपर का सिर्फ जो घास वास होते हैं पार्क में लगे हुए उसको हल्का हल्का वेट करना होता है, और एक तरह से डिजाइनिंग भी हो जाता है, इसलिए लगा देते हैं, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन ये इरिगेशन का एक मेथड भी है, ये एक इरिगेशन का मेथड भी है जो जनरली अंडुलेटिंग एरिया में, जहाँ पे जमीन जो है समतल नहीं होती है, प्लेन नहीं होती है, उन एरिया के लिए हम इनका यूज करते हैं। दैट इज आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर। इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। वाटर कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे थ्रू आउट द नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड पंप, जिसमें पाइप और पंप के नेटवर्क को बना करके हम लोग वाटर को फ्लो करा रहे होते हैं। नेक्स्ट आपको इसका इस तरीके का दिख रहा होगा डायग्राम। इसका एडवांटेज क्या है, इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड। इस तरह के
इरिगेशन का क्या क्या एडवांटेज इसको देखो। जब आपकी जो वाटर है वो लैंड के थ्रू तो फ्लो ही नहीं कर रही है, तो सॉइल को इरोड तो कर ही नहीं पाएगी, इरोजन नहीं होगा सॉइल में, तो सबसे पहला एडवांटेज तो इसका यही है। दूसरा, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल। इसमें जितना पानी आपको जहाँ पे चाहिए उतना पानी आप आराम से पहुंचा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर आप मैकेनिकल प्रोसेस से पहुंचा रहे हो, जिसमें पाइप का यूज कर रहे हो वाटर को पहुंचाने के लिए। लैंड प्रिपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें लैंड को प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पानी लैंड से नहीं, आप पाइप से पहुंचा रहे हो। ठीक है। लेबर कॉस्ट इज रिड्यूस, लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। एंड मोर लैंड इज अवेलेबल फॉर क्रॉपिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है आपका क्रॉप के लिए। देखो इसमें आप पानी जहाँ पे बाकी जो आपने मेथड्स पढ़े हैं इरिगेशन के, उसमें जहाँ से आप पानी लेकर के जा रहे थे उस पोर्शन में तो आप कोई फसल लगा नहीं सकते हो, तो वो पोर्शन आपका वेस्ट होता है। ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो वाटर आप ऊपर से पहुंचा रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का, आप आराम से सब जगह आपका लैंड यूज होगा। क्रॉपिंग एज बॉर्डर एज डिचेज आर नॉट रिक्वायर्ड। इसमें कोई भी बॉर्डर डिच और सबके जरूरत नहीं पड़ती है। यूजफुल वेयर स्लोप पर एक्सेसिव एंड टोपोग्राफी इज इरेगुलर। जहाँ पे स्लोप एक्सेसिव है, बहुत ज़्यादा स्लोप है, और जहाँ पे टोपोग्राफी आपका इरेगुलर है, मतलब टोपोग्राफी उबड़ खाबड़ जमीन है। ठीक है। हेल्प इन क्रॉप कूलिंग ड्यूरिंग समर एंड फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन इन विंटर। इसका एक फायदा और भी है कि आप इसके थ्रू फर्टिलाइजर का भी यूज कर सकते हो। आपको अगर फसलों में फर्टिलाइजर डालनी हो, आपके जो क्रॉप्स हैं उनमें फर्टिलाइजर डालना हो, आपको कुछ नहीं करना, पानी में फर्टिलाइजर मिला दो, आप इरिगेशन कर ही रहो, वहाँ से आप आराम से फर्टिलाइजर पहुँचा सकते हो पानी तक। अब कुछ इसका लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या क्या है इसको देखो। तो पहला लिमिटेशन क्या है, विंड में डिस्टॉर्ट स्प्रिंकलिंग पैटर्न। जब हवा तेज चल रही हो और अगर आप स्प्रिंकलिंग इरिगेशन करते हो तो वाटर इधर से उधर, जो हवा जो है वो पानी को इधर से उधर वो डेविएट कर देती है, तो ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा, टेक्निकल मैन पावर चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, इतना सारा अरेंजमेंट करोगे तो टेक्निकल मैन पावर तो चाहिए ही। इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द सिस्टम। नेक्स्ट, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि आपको पाइप और इतनी सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा आसान नहीं होता है, उसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लगता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगता है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी लगता है। ऑब्वियस बात है, बाकी में आप ग्रेविटी की हेल्प से वाटर पहुंचा रहे थे तो कोई ऑपरेशनल कॉस्ट तो था ही नहीं वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, आपको विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो मैकेनिकल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, डीजल चलाना पड़ेगा, मोटर चलाना पड़ेगा, तो उसमें आपको ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाता है। इवेपोरेशन लॉस इज मोस्ट मैक्सिमम। ऑब्वियस सी बात है, जो आपको पानी ऊपर से अप्लाई हो रहा है तो उसमें इवेपोरेशन लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। नॉट सुटेबल फॉर हेवी इरिगेशन। अगर आपको हेवी इरिगेशन जैसे धान की खेती करनी हो तो वहाँ स्प्रिंकलर इरिगेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको फ्री फ्लडिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है। नेटवर्क ऑफ पाइप एंड नोजल कॉज इंटरफेस विथ फार्मिंग ऑपरेशन। अब फार्मिंग ऑपरेशन करने के लिए जब आप फसल की कटाई करने जाते हैं, इन सब चीज़ों को करते हैं, तो वहाँ पे ट्रैक्टर कैसे चलाओगे तुम? अपने ज़मीन पे ट्रैक्टर चला सकते हो क्या, जब इतना सारा अरेंजमेंट कर सकते हो? अब इतना सारा अरेंजमेंट करने के बाद ज़मीन पे अपना ट्रैक्टर लगा सकते हो कि जाओ खेत जोत के आ जाओ ट्रैक्टर से? नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इतना सारा जब अरेंजमेंट आप कर दी हो, सिंचाई करने के लिए पाइप वगैरह लगा दी हो, तो उसमें फिर आप ट्रैक्टर कैसे चलाओगे? ठीक है। नेक्स्ट आपका है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, हम पानी को डायरेक्ट उसके जो क्रॉप है उसके रूट तक पहुंचाते हैं, उसके जड़ तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका क्रॉप है और इसके जड़ तक ही हम पानी पहुंचा रहे हैं, इसके रूट तक हम पानी पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह के इरिगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन क्या है? बूंद बूंद सिंचाई भी बोलते हैं इसको हिंदी में। बूंद बूंद सिंचाई समझते हो? एक एक बूंद भी है जो हम डायरेक्ट रूट तक ही पहुंचाएंगे, क्रॉप तक ही पहुंचाएंगे। तो ये बेसिकली वहाँ जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, गुजरात का एरिया हो गया कुछ, या फिर राजस्थान का एरिया होगा, इन जगहों पे पानी की बड़ी समस्या है। तो आप ऐसे पानी को वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि कहीं भी वाटर फैला दिए और आप वहाँ पे फ्री फ्लडिंग नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। इन दिस मेथड वाटर इज डायरेक्टली अप्लाइड इन द रूट जोन। इसमें क्या होता है, वाटर को हम डायरेक्टली कहाँ अप्लाई करते हैं? रूट जोन पे, ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। और किस फॉर्म में? ड्रॉप्स के फॉर्म में, यूजिंग पाइप्स एंड ड्रिप नोजल। किसका यूज करके? पाइप का यूज करके या फिर ड्रिप नोजल का यूज करके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है। अब एडवांटेज देखते हैं, इसका क्या एडवांटेज है? लेस रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का पहला एडवांटेज क्या है कि लेस रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। इसमें बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है क्योंकि आप डायरेक्ट रूट तक पानी दे रहे हो। एज इवेपोरेशन एंड सीपेज लॉस आर कंसिडरेबली रिड्यूस। इसमें इवेपोरेशन और सीपेज लॉस कम होता है। वाटर सप्लाई एट ऑप्टिमम लेवल। वाटर बिल्कुल जो है ऑप्टिमल लेवल पे सप्लाई होता है इसमें। और विच ऑल्सो गिव्स हाई यील्ड, जिसके कारण आपका जो प्रोडक्शन है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो उसकी यील्डिंग मतलब ज़्यादा होती है। ठीक है। अब न्यूसेंस ऑफ वीड्स इज अवॉइडेड। कोई तरह का न्यूसेंस नहीं आपको पहुंचता है वाटर के थ्रू। सुटेबल फॉर एनी टोपोग्राफी, कहीं भी आप यूज कर सकते हो इसको। डिसएडवांटेज, अगेन इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। ऑब्वियस बात है, पाइप से तुम हर एक उस पर पानी पहुंचाओगे तो इनिशियल कॉस्ट इसका भी बढ़ेगा। डेंजर ऑफ ब्लॉकेट ऑफ नोजल। अगर आपका नोजल ब्लॉक हो गया तो पता चला आप उस
कुछ कुछ क्रॉप तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। कैन नॉट बी यूज फॉर हेवी इरीगेशन, ऑब्वियस सी बात, ये भी हेवी इरीगेशन में यूज नहीं हो पाएगा। कॉजेज ऑफ इंटरफेस इन फार्मिंग ऑपरेशन, अगेन जो प्रॉब्लम स्प्रिंकलर इरीगेशन में आ रही थी, यहाँ भी वही चीज आएगी। यहाँ भी आपका जो इंटरफेरेंस होगा, जो आप इरीगेशन करोगे तब जब उसमें बहुत सारे इंटरफेरेंस आएंगे। इंटरफेरेंस मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा जब आप इरीगेशन कर रहे होगे, आप फार्मिंग ऑपरेशन कर रहे होगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि ट्रैक्टर वगैरह चलाने में प्रॉब्लम्स आती है। इन्वॉल्व्स टेक्निकल नॉलेज एंड दस नॉट एडॉप्टेड बाय ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स, इसमें बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो जो ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स हैं, जो नॉर्मल खेती करने वाले लोग हैं, उनके बस की बात नहीं है।